केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद जी गहलोत सभी का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय सभी उपस्थित महानुभावों, आप और हम सब जानते हैं आज डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर साहब की 60वीं पुण्यतिथि है। आज के इस अवसर पर मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको इस बात की भी जानकारी है कि ये वर्ष अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 125वीं वर्षगांठ मनाने की दृष्टि से एक समिति बनी हुई है। उस समिति की बैठकें हुई है। उन बैठकों में वर्ष भर क्या क्या कार्यक्रम होंगे ये भी तय हुआ है। और उसी तारतम्य में आज वित्त मंत्रालय की ओर से 10 रुपये का एक सिक्का और एक 125 रुपये का सिक्का अंबेडकर जी की स्मृति में स्मारक के रूप में जारी किया जाने वाला है। हमने जो वर्ष भर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया था उसमें 20 अप्रैल 2015 को 15 जनपद पर 192 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टडी सेंटर निर्माण करने का भूमि पूजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से करवाया था। उसके बाद हमने निर्णय लिया था कि देश के 100 ऐसे बच्चे जो अध्ययनरत है उनको अंबेडकर जी जहाँ जहाँ गए थे विदेश में और उन्होंने वहाँ पढ़ाई की थी, ऐसे 100 बच्चों का हमने चयन किया था। और अभी तक 25-25 के बैच में 3 बैच अर्थात 75 बच्चे वहाँ जाकर के आए हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। डाक टिकट जारी करने का निर्णय हुआ था। डाक टिकट हमने लगभग 1.5 महीने पहले जारी कर दिया। सिक्के जारी करने का निर्णय लिया था। आज सिक्के जारी करने का कार्यक्रम है। 26 अलीपुर रोड जहां अंबेडकर जी ने अंतिम सांस ली थी अर्थात जहां उनका देहांत हुआ था, 100 करोड़ की लागत से वहां राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। उसकी डीपीआर वगैरह सब तैयार हो गई है। टेंडर हो गया है, वर्क आर्डर भी हो गया है। भूमि पूजन अर्थात निर्माण कार्य शुरू करने की तिथि तय करना है, वो भी हम करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ ये भी निर्णय लिया है कि 26 जनवरी को राजपथ पर जो मुख्य समारोह होता है गणतंत्र दिवस का, उस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अंबेडकर जी के जीवन परिचय पर एक झांकी भी निकाली जाएगी। इस प्रकार के आयोजन है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जो जो कार्यक्रम बने हैं उस पर सक्रियता से अमल करने का काम किया जा रहा है। आदरणीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सिक्के जारी करने का निर्णय किया है और आज सिक्के जारी हो रहे हैं। मैं आप सब की ओर से प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी और मित्रों, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 60वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, जो कि उनके 125वें जन्म वर्ष के उपरांत है, 2 कमेमोरेटिव कॉइन्स उनके सम्मान में और उनकी याद में जारी किए जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। सच में जैसे वक्त बीतता जाता है तो अपने पुराने बड़े नेताओं की हम लोग स्मरण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनकी विशालता और महत्व हम लोगों के मन में काफी बढ़ जाता है। पिछले कुछ दिनों में संसद में भी बहस हुई तो मुझे एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में कुछ और अध्ययन करने का अवसर मिलता था संसद की बहस के संबंध में।
सामाजिक न्याय एक ऐसा विषय था जो उनके साथ जुड़ गया। और जब आरंभ किया उन्होंने अपना विचार, तो समाज के एक वर्ग में उसकी स्वीकृति थी, लेकिन आज हम देखते हैं तो लगभग सर्व समाज में जो वो दर्शन था उसकी एक स्वीकृति बन गई। एक दूसरा पहलू जो सामाजिक अन्याय को लेकर आक्रोश था उनके मन में, जब संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और संविधान बनाना आरंभ किया, तो वो विचार उसमें प्रकट होते थे संविधान की कई धाराओं में, लेकिन उनका एक दूसरा रूप था। उनके जो भी संविधान सभा में भाषण होते थे एक एक प्रावधान का जिक्र करते हुए, वो आक्रोश उनमें नहीं दिखता था। एक बैलेंस संविधान जो इस देश के लिए उपयुक्त होगा, आज भी एक एक शब्द पहचाना और परखा जाता है। पिछले सप्ताह बहस के दौरान संसद में जो उनका सबसे महत्वपूर्ण भाषण था 25 नवंबर 1949 को, जब उन्होंने सारा संविधान डॉक्यूमेंट पेश किया, तो उसमें कई वाक्य हैं जिनका बार बार जिक्र होता है। सोशल डेमोक्रेसी, पीपल हु मैन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण उस वक्त उसका कोई संदर्भ नहीं था, आज संदर्भ दिखता है। जो लोग देश की एकता को खतरा बनते हैं और देश के भीतर से देश को कमजोर करते हैं। अब 1949-50 में जब इस प्रकार का आतंकवाद भी नहीं था, ये दर्शन सामने आना, कितने लोगों को इन विषयों के अतिरिक्त मालूम है कि 1924 में उनका एक डॉक्यूमेंट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पब्लिश किया, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी एंड इट्स सॉल्यूशंस। अब देश की राजनीति में और सामाजिक जीवन में इतने व्यापक, गांधी जी लिखा करते थे अलग अलग विषयों पे, तो हमें लगता था कि बहुत विषयों पे गांधी जी ने लिखा है और उनके पूरे विचार 100 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुए। जो डॉक्टर अंबेडकर की विभिन्नता थी अलग अलग विषयों पे, कि आज से 90 वर्ष पूर्व भारत के रुपए को लेकर क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में कठिनाइयां है, अर्थशास्त्र पे भी लिखते थे, सामाजिक न्याय पे भी, संविधान पे भी, देश की एकता पे भी। तो मुझे लगता है कि जैसे वक्त बीतता जाता है, केवल वो विद्वान थे इतना नहीं, लेकिन विभिन्नता कितनी थी, विड्थ कितनी थी उन विचारों में, वो उभर कर सामने आती है। और मुझे इस बात का बहुत हर्ष है कि भारत सरकार की ओर से आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा और उनके सम्मान में इन दोनों कमेमोरेटिव कॉइन्स को लॉन्च कर रहे हैं। इस अवसर पर उसके साथ जुड़ने में मेरा सौभाग्य है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के अलग अलग कोने से आए हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, आज 6 दिसंबर
पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर का महापरिनिर्वाण का प्रसंग है। मैं नहीं मानता हूं कभी किसी ने सोचा होगा कि भारत का सिक्का जिस पर बाबा साहब आम्बेडकर का चित्र हो, ऐसा भी कभी इस देश में दिवस आ सकता है। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में ज्यादातर लोग मृत्यु के पहले ही चिरविदाय हो जाती हैं। कुछ लोगों की मृत्यु के साथ चिरविदाय हो जाती हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग होते हैं जो मृत्यु के 60 साल के बाद भी जिंदा होते हैं। और बाबा साहब आम्बेडकर वो मनीषी हैं, शायद उनके अपने कार्यकाल में बहुतों का उन पर ध्यान नहीं गया होगा। एक स्टूडेंट के रूप में देखा गया होगा, एक अर्थशास्त्री के रूप में देखा गया होगा। लेकिन जैसा अरुण जी ने कहा, भारत की आज की समस्याओं के संदर्भ में जब बाबा साहब को देखते हैं, तब लगता है कि कोई व्यक्ति कितना दीर्घदृष्टा हो सकता है, कितनी गहन सोच रखता है और कितनी समावेशी कल्पना रखता होगा। और इसलिए सामान्य तौर पर ये हमारे देश में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की एकाध चीज से पहचान बन जाती है सामान्य जन के लिए। बहुमुखी प्रतिभाएं सबके सामने बहुत कम आती है, और उसका कारण ये नहीं है कि प्रतिभा में कोई कमी है। कमी हम लोगों में है कि सारी बहुमुखी चीजें हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उसको समझने में कभी कभी 60 साल लग जाते हैं। अब वो सामाजिक चिंतन के विषय में तो बाबा साहब के विचार, खास करके सोशल जस्टिस की बातें नीचे तक परकोलेट हुई है और सबको लगता भी है। लेकिन बाबा साहब के आर्थिक चिंतन के संबंध में उतनी गहराई से चर्चा नहीं हुई है। इस 125 वर्ष के समय अच्छा होगा कि हम नई पीढ़ी को बाबा साहब के इस फलक के विषय में परिचित कैसे करवाएं। संसद के अंदर दोनों सदनों ने गहन चर्चा की, अच्छी चर्चा की। सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने तरीके से वर्तमान स्थिति का भी आकलन किया और बाबा साहब के दृष्टिकोण को भी जोड़ने का प्रयास किया। कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठा कि मोदी जी, हम ये तो समझ सकते हैं कि 15 अगस्त क्या है, हम ये भी समझ सकते हैं कि 26 जनवरी क्या है, लेकिन आप 26 नवंबर कहां से उठा के ले आए हो? सवाल पूछे गए मुझे हाउस में। मैं नहीं मानता हूं कि जिसने बाबा साहब आम्बेडकर को समझा होता तो शायद ऐसा सवाल करता। हम 26 जनवरी की जब बात करते हैं तब भी बाबा साहब आम्बेडकर उजागर होकर के देश के सामने नहीं आते हैं, ये मानना पड़ेगा। 15 अगस्त को हम याद करते हैं तो महात्मा गांधी, भगत सिंह सब आते हैं सामने, लेकिन 26 जनवरी करते समय नहीं आते हैं। और इतने बड़े योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं। और आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए भी और राष्ट्र की एकता के लिए भी ऐसे महापुरुषों का योगदान, उसका स्मरण हमारे लिए वो एक ताकत बनता है जो समाज को जोड़ने का हमें अवसर देती है। और उस अर्थ में संसद के अंदर, और ये मेरा इरादा है कि देश में बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान, इसके विषय में निरंतर चर्चा होनी चाहिए।
हमारी नई पीढ़ी को जोड़ना चाहिए, ऐसे कंपटीशन होने चाहिए, वक्तृत्व स्पर्धाएं होनी चाहिए, ऑनलाइन कंपटीशन होनी चाहिए, क्विज कंपटीशन होनी चाहिए, ये लगातार चलना चाहिए। मैंने कहा है सरकार में कि इसको जरा वर्कआउट कीजिए, आगे वाले दिनों में 26 नवंबर से 26 जनवरी तक इसको किया जाए। 26 जनवरी को सब इनाम अनाउंस किए जाएं, इसकी एक व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी को पता चले। बाबा साहब आम्बेडकर, उनकी विविधता, विशेषता देखिए, मैं अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। समाज से वो पीड़ित थे, समाज से वो दुखी भी थे, और समाज के प्रति उनके मन में आक्रोश भी था। और इस परिस्थिति में बदलाव लाने की एक ललक भी थी, वो एक रूप। लेकिन इस अवस्था के बावजूद भी उन्होंने जब विश्व को देखा, और उन्होंने लिखा है कि मैं जब भारत के बाहर 5 साल रहा तो अस्पृश्यता क्या होती है, अनटचेबिलिटी क्या होती है, मैं भूल चुका था, मुझे याद ही नहीं था। क्योंकि और जब एक तरफ यहां इस प्रकार की अपमानित अवस्था हो, दूसरी तरफ सम्मान का अनुभव मिला हो, फिर भी कोई इंसान की जज्बा कैसा होगा कि वो सम्मान की अवस्था छोड़ करके अपमान की जिंदगी भले जीनी पड़े, लेकिन जाऊंगा वापिस, और वापिस आता है। ये छोटी बात नहीं है। एक व्यक्तित्व को पहचानने का ये एक दृष्टिकोण है कि वरना किसी को मन कर जाए, यार अब वहां क्या जाके रहेंगे, पहले गांव में पैदा हुए थे, वहां बिजली नहीं, रास्ते नहीं, चलो यहीं बस जाते। इस इंसान को तो इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी, इतने अपमान झेलने पड़े, और उसके बाद भी वो कहता है ठीक है, यहां मुझे मान मिला, सम्मान मिला, अनटचेबिलिटी का नामो निशान नहीं है, वहां जो है, लेकिन जाऊंगा वहीं। ये एक विशेष, माने भीतर कोई आंतरिक ताकत होती है, तब होता है। दूसरी विशेषता देखिए, समाज के प्रति ये आक्रोश होना, ये दर्द होना, पीड़ा होना, ये सब होने के बावजूद भी उनकी भारत भक्ति हर पल झलकती है, हर पल झलकती है। लेकिन भारत भक्ति एक देश के रूप में, मुझे एक जो सीमा में बंधा हुआ एक देश है, उस रूप में नहीं, उसकी सांस्कृतिक विरासत के प्रति वो गर्व अनुभव करते थे, जिसकी विकृतियों ने इतनी महा मुसीबतें पैदा की थी। बहुत कठिन होता है कि ऐसी अवस्था में भी सत्य तक पहुंचना। और इसलिए जब उन्होंने अपना पीएचडी किया तो उसका जो उन्होंने थीसिस लिखी है, वो इंडियन एंशिएंट कॉमर्स। अब ये एंशिएंट कॉमर्स की तरफ उनका मन जाना, वो उस बात का सबूत है कि वे दुनिया के सामने भारत की गरिमा और भारत के उस गौरवगान से अपने आप का अटूट नाता अनुभव करते थे, नाभि का संबंध जोड़ते थे। वरना वो जो दूसरा पहलू है वही उभर करके आता। और उस अर्थ में उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी जो लिखा, और मैं तो चाहूंगा वर्तमान में जो नीति निर्धारक लोग होते हैं या थिंक टैंक चलाते हैं, उन्होंने आज की ग्लोबल इकोनॉमी के संदर्भ में बाबा साहब आम्बेडकर के आर्थिक चिंतन का क्या छाया है या क्या सोच थी, उसका कोई तालमेल है कि अभी भी दुनिया को बाबा साहब तक पहुंचने में समय लगने वाला है। इस पर विशेष शोध निबंध होने चाहिए, पता चलेगा। भारत जैसे देश में वो आर्थिक चिंतन का उनका मंत्र बड़ा सिंपल था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये मूल तत्व है। मैं समझता हूं आर्थिक दृष्टि से किसी भी सरकार के लिए इस दायरे के बाहर जाने का कोई कारण ही नहीं बनता है, कोई कारण नहीं बनता है। आज हम रिजर्व बैंक की कल्पना करते हैं, देश आजाद नहीं हुआ था तब
बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने थीसिस में भारत में रिजर्व बैंक की कल्पना की थी। आज हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन, राज्य का मांग रहती है, इतना पैसा कौन देगा, इतना राज्य किसको मिलेगा, कौन राज्य कैसी इकोनॉमी चलेगा। देश आजाद होने से पहले बाबा साहब आम्बेडकर ने ये विचार रखा था फाइनेंस कमीशन का, और संपत्ति का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच कैसे हो, इसकी गहराई से उन्होंने चिंतन प्रकट किया था। और उसी विचारों के प्रकाश में आज ये फाइनेंस कमीशन, चाहे आरबीआई हो, ऐसी अनेक इंस्टीट्यूशंस है। आज हम नदी जोड़ो का अभियान चलाते हैं, रिवर ग्रिड की बात करते हैं। आज हिंदुस्तान में एक महत्वपूर्ण इशू है। अभी 2 दिन पूर्व मैं चीफ जस्टिस साहब के साथ भोजन पे बैठा था, वो भी मुझे पूछ रहे थे कि रिवर ग्रिड का क्या हो रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने उस जमाने में पानी को लेकर के कमीशन के निर्माण की कल्पना की थी। यानी कोई दीर्घदृष्टा व्यक्ति किस प्रकार से आगे सोच सकता है, इसकी हम पूरी कल्पना कर सकते हैं। उसी प्रकार से बाबा साहब आम्बेडकर ने विकास में नारी के महत्व को, उसके योगदान को, जब पुरुष के लिए भी सम्मान के दिन नहीं थे, उस समय दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज अपमान का शिकार हो चुका था। ऐसी अवस्था में भी इस महापुरुष को यह विचार आता है कि ये तो ठीक, महिलाओं को भी उतना सशक्त बनाना चाहिए ताकि वो विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर इक्वल पार्टनरशिप की कल्पना की थी। और इसके लिए वो कहते थे शिक्षा। और मजा देखिए साहब, उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हर चीज के केंद्र में शिक्षा को एकदम टॉप प्रायोरिटी दी है। बाकी सब भाई पहले पढ़ो, कठिनाई में भी पढ़ो, पढ़ोगे तो दुनिया वो एक चीज है तुमसे लूट नहीं सकती है। ये पढ़ने का जो उनका आग्रह था, पढ़ाने का जो आग्रह था, और ये यही है जिसने समाज को एक नई ताकत दी है। और आज जब हम एक तरफ 125वीं जयंती और दूसरी तरफ हम ये विचार लेकर के जब चल रहे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर का भारत की मूल जीवन के साथ का जो नाते की मैं चर्चा कर रहा था। आखिर के दिनों में शारीरिक स्थिति बहुत खराब थी, यानी एक प्रकार से बीमारियों का घर बन गया था उनका शरीर। और बचपन में, जवानी में जब शरीर को मजबूत बनाने की अवस्था होती है तब उनको अवसर नहीं था, क्योंकि उतना पेट भर खाना भी कहाँ मौजूद था। और जब जीवन में कुछ संभावनाएं बनी तो खुद को उन्होंने समाज और देश के लिए खपा दिया। और जो काम लेते थे वो पागलपन से करते थे, यानी एकदम से पूरी तरह डूब जाते थे। और इसलिए एक स्थिति आ गई, शरीर ने साथ देना छोड़ दिया। इतना सर जीवन में ऊंचाइयां पाने के बाद किसी को भी लग सकता था कि चलो भाई अब शरीर काम नहीं करता, ईश्वर के शरण चले जाएं, छोड़ दो, सब जो होगा होगा। इन्होंने हार नहीं मानी। उनकी आखिरी किताब मृत्यु के 4 दिन पहले ही पूर्ण की। 4 दिन के बाद उनका स्वर्गवास हुआ। आखिरी किताब का भी धारा देखिए चिंतन की। यानी पहली थीसिस जिसने उनको दुनिया में रिकॉग्नाइज करवाया वो शुरू होती है इंडियन एंशिएंट कॉमर्स। आखिरी किताब होती है बुद्धा और कार्ल मार्क्स। अब देखिए उस समय हवा कार्ल मार्क्स की चल रही थी। समाजवादी चिंतन इवन भारत में भी करीब करीब उसकी हवा चलती थी। उस समय ये महापुरुष भगवान बुद्ध के चिंतन को मूल आधार बना करके, और बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स नहीं लिखा है, बुद्ध और कार्ल मार्क्स लिखा है। और उनका ये आग्रह रहा है कि सर्वसमावेशी बहुजन हिताय बहुजन सिखाए। अगर आर्थिक चिंतन का विचार करना है तो वो भारत की मूल मिट्टी से जुड़ता है, जिसमें बुद्ध भी एक बहुत बड़ी प्रमुख धारा रख करके ये जो बाबा साहब आम्बेडकर का योगदान था।
और इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसी महामूली चीजें कोई भी राष्ट्र अपने अपने पुरखों से, अपने इतिहास से हमेशा रसकस पाता है, तभी जाकर के पल्लवित होता है। हमें इतिहास को भुला देने की प्रयास और हमारे महापुरुषों को भुला देने का प्रयास हमें कभी ताकत नहीं देता है। बाबा साहब आंबेडकर वो मनीषी थे, वो ताकत थे जिन्होंने आज हमें इतना बड़ा सामाजिक दृष्टिकोण दिया, आर्थिक दृष्टिकोण दिया, वैधानिक दृष्टिकोण दिया और एक प्रकार से समाज और राष्ट्र संचालन की जो मूलभूत विधाएं हैं, उन मूलभूत विधाओं के फाउंडेशन में उन्होंने अपनी ताकत जोड़ दी थी। आज ऐसे महापुरुष को का पुण्य स्मरण करने का अवसर मिला है और ये गर्व की बात है कि भारत सरकार आज ये कॉइन, और मैं जानता हूं शायद भारत सरकार का पहला कॉइन ऐसा होगा कि जिसको स्टैंडिंग ओवेशन मिला होगा। कॉइन तो बहुत निकले होंगे, और समाज का हर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित जिसके पास 125 रुपये की ताकत नहीं होगी खुद के जेब में, उसके लिए ये पुण्य प्रसाद बन जाएगा। आप देख लेना, ऐसा इसका रूप बन जाएगा। और इसलिए ये अर्पित करते हुए एक दायित्व निभाने का संतोष हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों को दिशा देने के लिए सारी चीजें काम आए, यही एक शुभ आशय से मैं फिर एक बार फाइनेंस मिनिस्टर को अभिनंदन देता हूं कि समय के साथ सारी चीजें हो रही है। इसके लिए मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।